Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the editorials of the Hindu newspaper from 17th of June 2020. तो 17 जून 2020 के एडिटोरियल्स देख लेते हैं जो कि द हिंदू से हैं. तो कई लोग कह रहे थे कि इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स भी इंक्लूड करो. तो देखो, ऐसे इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं कि हर दिन जब ऑलरेडी हिंदू अच्छे एडिटोरियल प्रोवाइड कर रहा है तो उस दिन इंक्लूड करने से कोई मतलब नहीं है. जिन दिनों में हिंदू अच्छे एडिटोरियल नहीं देगा या एक्सप्रेस का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा आर्टिकल आएगा जिसको पढ़े बिना आपका मेंस या प्रीलिम्स में सिलेक्शन रुक जाएगा, वैसे आर्टिकल हम इंक्लूड करेंगे. अदरवाइज हिंदू ऑलरेडी काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करता है ना, तो अपन को एक से कंसंट्रेट करना चाहिए. मैं कोशिश करूँगा कि एक्सप्रेस को लाइव मिनट के सारे आर्टिकल देखता रहूँ, जो भी बहुत अच्छा आएगा उसको मैं ज़रूर इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा. सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, उसमें कंजूसी मत करना आप अपनी तरफ से. प्लीज़ कीप लाइकिंग इट, कीप शेयरिंग इट एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू द चैनल इफ़ यू हैवंट डन दैट ऑलरेडी. तो आगे बढ़ते हैं. बिफोर वी स्टार्ट, मेंस के 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ आज के करंट अफेयर्स के एडिटोरियल से. पहला है, व्हाई डू यू थिंक इंडिया एंड नेपाल आर इंपॉर्टेंट टू ईच अदर. Why do you think are India and Nepal important for each other, and what can be done by both these countries to preserve good relations with each other. क्या आपको लगता है कि दोनों कंट्री एक दूसरे के इम्पॉर्टेंट है और क्यों इम्पॉर्टेंट है. दूसरा कि क्या कर सकती हैं दोनों कंट्रीज इन ऑर्डर टू प्रिजर्व गुड रिलेशन विद ईच अदर. अच्छे रिलेशन को मेंटेन करने के लिए क्या किया जा सकता है. दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट कैन माइग्रेंट लेबर्स डू टू इम्प्रूव देयर ओन कंडीशंस ऑफ वर्क पोस्ट कोविड-19. तो अपने कोविड-19 अपने कंडीशंस ऑफ वर्क को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है बाय दीज माइग्रेंट लेबर्स जो भाग के आ गए थे शहरों से गाँव में आ गए थे. अब पोस्ट कोविड-19 ये क्या करेंगे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर कंडीशन ऑफ वर्क, ये आपको बताना है. सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. प्लीज डू ट्राई टू राइट द कीवर्ड्स, द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. तो पहला हम एडिटोरियल देखते हैं, नेपाल टाइज एंड द बनारस टू बेंगलुरु स्पेक्ट्रम. तो यहाँ पे एक एक करके मैं बात करूँगा. मंजीव एस पुरी का ये आर्टिकल लिखा गया है, इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप के ऊपर है. GS2 में पॉलिटी का जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला पॉइंट है वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं. और अब यहाँ पे सबसे पहले ऑथर ने बनारस का जो रिलेशनशिप है नेपाल के साथ वो क्लियर किया है. BP कोइराला, हु वॉज द डॉयन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन नेपाल, ही वॉज अ रेसिडेंट ऑफ द नेपाल ऑफ द बनारस सिटी. देन इसके बाद पुष्पलाल श्रेष्ठ, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, अगेन बिलोंग्ड टू योर बनारस. देन मैनी इन ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स हैव स्टडीड एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. बहुत लोग ऐसे हैं जो कि नेपाल की पॉलिटिक्स में है एंड ब्यूरोक्रेसी में है, हु हैव स्टडीड फ्रॉम द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी. एंड नेपाल का इसलिए कहना चाहिए कि जो इंटेलेक्चुअल सॉफ्टवेयर है वो कहीं ना कहीं लार्जली बनारस में कोड किया गया था. ओके, तो बनारस में कोड किया गया था जो आपके नेपाल का इंटेलेक्चुअल सॉफ्टवेयर. तो दीज वर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नेपाल एंड बनारस एंगल ऑफ नेपाल. ठीक है ना. उसके बाद ऑथर ने बोला, टुडे वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर्स ऑफ नेपाल एयरलाइंस इज काठमांडू बेंगलुरु. आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो नेपाल और इंडिया के बीच का जो सबसे बड़ा नेपाल का प्रॉफिटेबल सेक्टर है नेपाल की एयरलाइंस का, वो काठमांडू बेंगलुरु एयरलाइन है. Here a burgeoning colony of Nepali programmers work for storied Indian tech companies creating softwares for the world. Okay, तो यहाँ पे नेपाली जो प्रोग्रामर्स हैं, they are working in Indian tech companies creating software for the world in the outsourcing business. तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो है सॉफ्टवेयर कंपनी में नेपाल के काम करते हैं. ओके, देन क्यूजीन सेक्टर में, फूड सेक्टर में बहुत लोग काम करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए. मोस्ट परवेसिव इज द सोसाइटल चेंजेस फ्रॉम नेपाल एक्सपोजर टू ग्लोबलाइजेशन. अब यहाँ पे ऑथर ने ये बोला है कि धीरे धीरे नेपाल में चेंजेस आना शुरू हो गए थे एंड सबसे ज़्यादा जो चेंजेस थे वो सोसाइटल चेंजेस में आए जो कि ग्लोबलाइजेशन के कारण, नेपाल में जो ग्लोबलाइजेशन में आए इस कारण से. उनकी जोग्राफी भी चेंज होती गई, जैसे कि चाइनीज़ नाउ हैविंग द पोटेंशियल टू बोर थ्रू द हिमालयाज एंड एग्जिबिटिंग देयर प्रेजेंस इन काठमांडू इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स. एक और चेंज गया है कि चाइना का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर ज़्यादा बढ़ गया और चाहे तो चाइना अब चाहे तो उनकी पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करना शुरू कर सकती है, उनकी इकोनॉमिक्स में, इनकी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर सकती है. The constant in Nepal is a nationalism. The constant in Nepal is a nationalism which is really a mask. अब ऑथर ने क्या बोला है कि ये जो नेशनलिज्म का एक मास्क है ये नेपाल हमेशा से लगा के चलता है. नेपाल ने नेशनलिज्म को एक मास्क बना लिया है फॉर हाइडिंग इट्स एंटी इंडिया सेंटिमेंट. स्पेशली जो प्रेजेंट रिजीम है वो अपने एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं नेशनलिज्म का मास्क लगा करके चल रहे हैं. Politicians use it for the personal gain and it is deeply ingrained in the bureaucracy, academia and the media.
तो ये वाली बात याद रखेंगे कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को छुपाने के लिए जो मास्क यूज़ कर रहे हैं वो नेशनलिज्म का मास्क है। चाहे आप अभी रिसेंटली केपी ओली का अगर आप देखो तो वो किस तरीके से बोलेंगे कि हम अपने नेशन फर्स्ट, ये सारी चीज़ें बातें बोलेंगे। तो ये जो नेशनलिज्म का मास्क है कहीं ना कहीं एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को छुपाने के लिए है और इसको वो अपने पर्सनल गेन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने पहले भी कहा था कि दे आर यूजिंग इट फॉर देयर ओन पर्सनल गेन। फॉर एग्जाम्पल टुडे प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली इज सीमेंटिंग हिज लेगेसी एज अ नेशनलिस्ट बाय एक्सटेंडिंग नेपाल्स मैप इनटू इंडियन टेरिटरी। तो अब नेशनलिस्ट खुद को कैसे दिखा रहे हैं केपी शर्मा ओली? बाय एंटरिंग इनटू इंडियाज टेरिटरी, भारत की टेरिटरी में एंटर करके वो खुद को नेशनलिस्ट साबित करना चाहते हैं। बट एक्चुअल में अगर आप देखो तो उन्होंने कुछ किया नहीं था वहाँ के लोगों के लिए। कोविड-19 में उनका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा वीक था, इस कारण से अपनी जो इनएडिक्वेसीज है उनको हाइड करने के लिए कहीं ना कहीं ही हैज़ बीन यूजिंग दिस नेशनलिज्म एज अ मास्क टू हाइड एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स एंड यूजिंग इट फॉर हिज ओन पॉलिटिकल गेन। अपने खुद के पॉलिटिकल गेन के लिए ऐसा किया जा रहा है। आगे हम देखते क्या होता है। आगे ऑथर ने कहा इन 2015 द नेपाली कांग्रेस गवर्नमेंट अडॉप्टेड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इग्नोरिंग इंडियाज कंसर्न। 2015 में भी ऐसे ही उन्होंने किया था। नेपाल ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडिया के कंसर्न्स को ध्यान में ना रखते हुए अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। This instinct to cut off the nose to spite the face is visible in the lack of progress on the game-changing 5000 megawatt पंचेश्वर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑल्सो। तो अभी भी एक उनका प्रोजेक्ट अटका हुआ है। बेसिकली यही जो काम वो करते रहते बार बार, इसी कारण से अटका है। तो वो पंचेश्वर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है 5000 मेगावाट का। नेपाल्स वायबल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल इज 40,000 मेगावाट। नेपाल का जो वायबल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो सकता है वो 40,000 मेगावाट का है। द कंट्री जनरेट्स ओनली 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट कंट्री जनरेट करती है एंड इंपोर्ट करती है 600 मेगावाट इंडिया से उनमें से। तो इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। The identity politics with India is also very visible within the country, where Nepali citizens from the Terai, which are Madhesis, they feel discriminated as being Indian. तो Madhesis जो हैं they are feeling discriminated as being Indian in Nepal. तो identity politics भी नेपाल में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं चल रही है। देन ऑथर ने अब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन और नेपाल का बहुत अच्छा एक एंगल बताया। लेट्स सी दैट ऑल्सो। तो वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया स्पेसिफिकली बिकेम मेजर डेस्टिनेशंस फॉर लेबर माइग्रेशन। तो यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले बोला है कि नेपाल से एक माइग्रेशन की वेव शुरू हुई थी, चाहे वो स्टूडेंट्स के फील्ड में ले लो, चाहे लेबर्स के फील्ड में ले लो। और वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया जो था वो स्पेसिफिक डेस्टिनेशन बने थे फॉर द लेबर माइग्रेशन। Security uncertainties within the Maoist insurgency at home also propelled the trend of migration. यहाँ खुद बहुत सारी माओइस्ट इंसर्जेंसी चल रही थी, इस कारण से लोग यहाँ पे ही सिक्योर फील नहीं करते थे। दे वर फीलिंग थ्रेटेंड एंड दैट वाज द रीजन व्हाई दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स अदर कंट्रीज। एज ऑफ 2019 नियरली 1/5 ऑफ नेपाल्स पॉपुलेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री वर रिपोर्टेडली ओवरसीज। तो लगभग 1/5 अगर पॉपुलेशन नेपाल की अगर आप देखो एट प्रेजेंट में तो वो बाहर रह रही है, ठीक है। तो 1/5 पॉपुलेशन ऑलरेडी ओवरसीज ही रह रही है, ठीक है। और एस्टिमेटेड $8 बिलियन का रेमिटेंस ये रिसीव करते हैं, विच इज़ 30% ऑफ नेपाल्स नॉमिनल जीडीपी। तो नेपाल की नॉमिनल जीडीपी का 30% तो ये पूरा रेमिटेंस से प्राप्त करते हैं, जिसका मतलब है कि हाईली रेमिटेंस डिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में आती है नेपाल, हाईली रेमिटेंस डिपेंडेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में आती है। देन इसमें लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, प्रोमिनेंट प्रेजेंस ऑफ इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, ओके। तो ये भी आपको याद रखना कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी भी वहाँ कहीं ना कहीं चलती है। नेपाल्स 2011 सेंसस शोड ओवर 80% of its 28 million strong population were Hindus। 80% जो इसकी पॉपुलेशन है वो हिंदूज है। एंड सिंस 1962 इट हैज़ फॉर्मली बीन अ हिंदू किंगडम। लेकिन जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना तब वहाँ पे नेपाल ने खुद को एक सेक्युलर कंट्री के नाम पे प्रोजेक्ट किया, ठीक है ना। अ लिंक डिस्पाइट डाइवर्सिफिकेशन। अब यहाँ पे ऑथर ने बोला कि ये सारी चीज़ें ठीक है, हमको कहीं ना कहीं कंट्रास्टिंग हमने देखी कि नेपाल किस तरीके से अलग रहने की कोशिश किया, कैसे उन्होंने कई बार हमको बैकस्टैप भी किया है, लेकिन फिर भी लिंक है, चाहे कितना भी डाइवर्सिफिकेशन हो लिंक्स हैं। तो ये सब मेंस में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट आर द लिंक्स। जैसे मैंने पूछा था क्यों इंपॉर्टेंट है, पूछा है ना आज के क्वेश्चन में, तो वहाँ पर आपको यह पॉइंट्स लिखने हैं कि काठमांडू हैड कंटिन्यूड इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग एफर्ट्स टू स्प्रेड नेपाल्स ऑप्शन बियॉन्ड इंडिया। दो नेपाल ने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा अपने रिलेशंस को डाइवर्सिफाई किया है। चाहे अगर आप देखो तो जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं दे आर फार बिगेस्ट लेंडर्स एंड प्लेयर्स इन द कंट्री, वो बहुत बड़े लेंडर्स हैं नेपाल के लिए। वन ऑफ द नेपाल्स लार्जेस्ट 8 डोनर्स इज यूरोपियन यूनियन। नेपाल में वन ऑफ द लार्जेस्ट 8 डोनर जो है वो यूरोपियन यूनियन है।
इंडिया एंड चाइना आर नॉट दी ओनली प्लेयर इन द बिग प्रोजेक्ट्स इधर। तो बड़े प्रोजेक्ट्स में इंडिया और चाइना ही बस नहीं, ऐसा नहीं कि केवल इंडिया चाइना पे डिपेंडेंट है। लॉन्ग डिलेड प्रोजेक्ट टू पाइप वाटर इन टू काठमांडू वॉज विद द इटालियन कंपनी। तो काठमांडू में वाटर पाइपलाइन वाटर का एक प्रोजेक्ट है जो कि इटली के पास है, ठीक है ना। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि मलेशिया से आते हैं। एंड जो इंडिया वहाँ पे सबसे जो लार्जेस्ट इंटरनेशनल कैरियर है वो कतर एयरवेज है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड रिलेशन है नेपाल का भी, ऐसा नहीं कि केवल एक दो कंट्री पे डिपेंडेंट है। लेकिन फिर भी इंडिया के साथ उसके जो रूट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है। द रूट्स आर वेरी स्ट्रांग विद द इंडियन रिलेशनशिप। ओके, काफ़ी ज़्यादा इंडिया से उनका रिलेशनशिप मजबूत है, ठीक है ना। वहाँ पे अगर आप देखो तो मोस्ट ऑफ द नेपालीज दे अंडरस्टैंड हिंदी बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ बॉलीवुड। आर्टिकुलेशन इज क्वाइट अनदर मैटर। तो सिंपल सी बात है कि वहाँ बॉलीवुड के कारण जो हमारी सॉफ्ट पावर है बॉलीवुड, उसके कारण भी काफ़ी अच्छा हमारे स्ट्रांग है। वहाँ पे बहुत लोगों को हिंदी आती है। नेपाल्स ट्रेड विद इंडिया हैज़ ग्रोन इन एब्सोल्यूट टर्म एंड कंटिन्यूज टू अकाउंट फॉर मोर देन 2/3 ऑफ नेपाल्स एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ अराउंड $12 बिलियन एनुअली। तो लगभग 2/3 ऑफ नेपाल्स एक्सटर्नल ट्रेड जो इंडिया के साथ होता है वो कैरी करता है इंडिया। एंड दिस क्लियरली रिफ्लेक्ट्स द एडवांटेज ऑफ ज्योग्राफी बोथ फिजिकल एंड सोसाइटल। तो यहाँ पे सोसाइटल और फिजिकल ज्योग्राफी दोनों का ही अच्छा रिलेशनशिप है इंडिया और नेपाल के बीच में। इंडिया कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एग्रीगेट इन्वेस्टर इन नेपाल। इंडिया बहुत बड़ा इन्वेस्टर है नेपाल में। इसके अलावा जो अंडर कंस्ट्रक्शन अरुण 3 900 मेगावाट का हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है दैट इज स्लेटेड टू सिंगली प्रोड्यूस एज मच पावर। तो 900 मेगावाट का हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है अरुण 3। तो ये भी नेपाल में इंडिया के साथ है। दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। Nepal's per capita income is just above $1,000 while the huge remittance economy has brought a semblance of well-being। तो रेमिटेंस काफ़ी आता है इस कंट्री में, इसकी जो इकोनॉमी है रेमिटेंस डिपेंडेंट है, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है नेपाल की वो केवल $1,000 है। इसका मतलब प्रॉस्पेरिटी से अभी भी ये बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है ना। एंड इंडिया को अपने पार्ट में क्या करना चाहिए कि उसके बॉर्डर एरियाज़ को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे नेपाल में भी आप चाहो तो बॉर्डर एरियाज़ पर अच्छी रोड्स बनवा सकते हो, एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हो, शॉपिंग मॉल्स पर प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। एंड दिस वुड हैव इकोनॉमिक प्लसेस फॉर बोथ द साइड्स, है ना। रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग रहेगा एंड इट विल बी एन इमेज मेक ओवर ऑल्सो। तो आपकी अगर इमेज थोड़ा बिग ब्रदर टाइप की इमेज हो गई है तो वो भी चेंज आप कर सकते हैं इन तरीकों से। तो दीज वर द थिंग्स विच आर मेंशन्ड इन द आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। काफ़ी अच्छा आर्टिकल था लेकिन काफ़ी पॉइंट्स भी थे। रूरल इंडिया द न्यू वायरल फ्लैश पॉइंट। अब यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि 65% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो अभी भी रूरल है। तो अभी हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में कि जो अर्बन एरियाज़ हैं वो कोविड-19 से काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, केरला, ऐसी बड़े बड़े एरियाज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। मुंबई, दिल्ली जैसी बड़ी सिटीज़ जो थी। लेकिन अब जो सेकेंड वेव आएगा ये रूरल एरियाज़ का आएगा। अभी तक अर्बन एरियाज़ में था, अब ये रूरल एरियाज़ का वेव आने वाला है, क्योंकि जो माइग्रेशन हुआ है वो काफ़ी बड़े स्केल में हुआ है फ्रॉम द अर्बन टू द रूरल एरियाज एज वेल, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल स्टेटस पे है आपकी जो गांव की पॉपुलेशन है। इवन मोर डेंजरस इज़ दिस वेव ऑफ एपिडेमिक। तो ये जो वेव रहेगी और ज़्यादा डेंजरस रहेगी। क्यों? अगर आप देखो क्यों डेंजरस रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत बड़ा एक डिवाइड देखने को मिलता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है ना। एंड क्लियरली द रूरल इंडिया इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू फेस दिस एपिडेमिक। जो रूरल इंडिया है वो इस एपिडेमिक को फेस करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। वही चीज़ है यहाँ पे कि बहुत बड़ा कंट्रास्ट है हेल्थ केयर में। अगर आप दो वाइटल इंडाइसेस को देखो, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट के, देखो ह्यूमन डेवलपमेंट के 3 इंडाइस होते हैं। एक होता है हेल्थ, एक होता है एजुकेशन, एक होता है स्किल डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के ये 3 बहुत बड़े एस्पेक्ट होते हैं। तो हेल्थ एंड एजुकेशन में अगर आप देखो तो काफ़ी बड़ा डिवाइड है जो कि आपको रूरल एरियाज में देखने के लिए मिलता है। द रूरल वेव इज़ जस्ट बिगिनिंग वाइल द अर्बन वेव इज़ अचीविंग इट्स पीक। तो अर्बन वेव में तो पीक आने वाला है, लेकिन रूरल एरियाज़ की जो मतलब ग्राफ है वो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, बढ़ना स्टार्ट हुआ है। Now what is the suggestion regarding this by the author? तो ऑथर ने कहा कि ये सबसे अच्छा टाइम है जब सोशल वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना शुरू कर देना चाहिए। इन द रूरल एरियाज ऑल्सो आपको सोशल वैक्सीन को बताना शुरू कर देना चाहिए, जिसमें ये बोल देना चाहिए कि आपको एक मास्क, एक कॉटन मास्क तो लगा के ही रखना है, आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। यू हैव टू वियर अ मास्क, यू हैव टू फॉलो द फिजिकल डिस्टेंसिंग थिंग्स एंड ऑल, ठीक है ना। एंड आपको रिवर्स क्वारंटीन भी करने की जरूरत है। मतलब जो भी एल्डर पॉपुलेशन है, जो एल्डर पॉपुलेशन है प्लस ऐसी पॉपुलेशन है जो कि
जिनको मॉर्बिडिटी से जूझ रही है, मतलब कि इसके अलावा भी कोई और बीमारियां हैं, उनको बिल्कुल आप घर के अंदर ही क्वारंटीन करके रख दो, अभी से क्वारंटीन करके रख दो, एंड मॉर्टेलिटी को प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। तो वही वाली बात है कि ये कुछ चेंजेस हैं जो कि आपको करने हैं बिहेवियर में, सोशल वैक्सीन का फॉलो करना है। एट द सेम टाइम वी नीड टू प्रोटेक्ट एंड सस्टेन द एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नॉट टू बी फ्रीक्वेंटेड बाय कोविड-19 पेशेंट। अब हमको ये भी मेक श्योर करना है कि ऐसा ना हो कि सारे हॉस्पिटल कोविड-19 पेशेंट से ही भर जाएं और जो दूसरी बीमारी से परेशान लोग हैं, सर्जिकल, मेडिकल एंड दूसरी ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज, वो लोग मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो हमको ये देखना है कि तो इसके लिए भी सजेशन बहुत सारे ऑथर ने दिए हैं, जैसे कि मैं बहुत अच्छा पॉइंट ऑथर ने यहाँ पे दिया है कि ऐसे लोग जो कोविड-19 के बहुत माइल्ड सिम्टम्स या बहुत कम सिम्टम दिखा रहे हैं, तो उनको आप क्या कर सकते हो, दे कैन बी मैनेज्ड बाय होम आइसोलेशन, और आप उनसे एसेंशियल मेडिसिन डिलीवर करवा लो, आप होम में ही उनको मॉनिटर करो, उनके ऑक्सीजन सेचुरेशन को मॉनिटर करते जाओ, पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ करके, पोर्टेबल पल्स ऑक्सीमीटर का प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ, और उनका ऑक्सीजन का लेवल देखते रहो। ऐसे लोग जो बहुत कम सिम्टम शो कर रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज या दूसरी जो कॉमन डिसीजेज हैं, उनको हैंडल करने के लिए आप टेली मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो, ताकि हॉस्पिटल्स भी पूरा फिल ना हो जाए, फ्लडिंग ना हो जाए उनमें कोविड-19 की। माइल्ड्स वाले भी हैं, पूरा डीप वाले भी हैं, और जो बाकी जिनका कैंसर वाले पेशेंट बेचारे बाहर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो कॉमन डिसीजेज से जूझ रहे हैं, उनको टेली मेडिसिन के थ्रू आप 50-55 साल के लोगों के द्वारा मॉनिटर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेडिकल मैन पावर है कोविड-19 वाली, वो थोड़ा फ्री हो जाएगी, और उसको हमको जरूरत जहाँ पे मेन ज़रूरत है वहीं पे वो उनका यूज़ किया जाएगा। सो दिस वॉज द आर्टिकल, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल था। ऑफ गुड्स एंड गवर्नमेंट्स, अब ये जो आर्टिकल है वो एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे वैसे, तो वो फैक्ट्स हम देख लेते हैं। तो कोविड-19 पैंडेमिक इज अनलीजिंग अ फ्लरी ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स। अब क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स बहुत सारे आना शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि कोविड-19 में कंपनियां बंद रहीं, लॉकडाउन रहा, ये सारी चीज़ें नहीं, तो लोगों ने बोला कितना हमको लॉस हुआ कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस। ओके, तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कुछ ऑब्लिगेशंस लिखे रहते हैं कि हम फला कंपनी को इतना देंगे, ये फला कंपनी हमको इतना देगी, तो कंपनीज क्या है कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में सब बंद रहा, मार्केट बंद रहा। तो अब एक एक करके हम देखते हैं क्या है कॉन्ट्रैक्ट, कैसे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होते हैं, फोर्स मेजर क्या होता है, और क्या होता है फ्रस्ट्रेशन। ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में क्लियर हो जाएंगी आपको। तो ऑथर ने सबसे पहले बोला है रिड्यूसिंग द स्कोप ऑफ अ डिस्प्यूट, मेनी पार्टीज हैव इन्वोक्ड कोविड-19 एज फोर्स मेजर। तो फोर्स मेजर क्या होता है, इट्स एन इवेंट दैट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज एंड रेंडर्स द कॉन्ट्रैक्चुअल परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में होने वाली जो लिखी हुई चीज़ें वो करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है एक किसी ऐसे इवेंट के कारण जो कि किसी के हाथ में नहीं है, किसी कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसा इवेंट फोर्स मेजर कहलाता है, ठीक है। फोर्स मेजर इज एन इवेंट विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज। दो पार्टीज जो कि कॉन्ट्रैक्ट में है, उन दोनों के हाथ में नहीं था उस इवेंट को रोक पाना। इस कारण से जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके टर्म्स को पूरा कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। सो दैट इज नोन एज योर फोर्स मेजर, ठीक है ना। मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कंटेन अ फोर्स मेजर क्लॉज टू कैटलॉग इवेंट्स लाइक वॉर्स, राइट, स्ट्राइक, ठीक है ना, विद द पार्टीज प्रिफर टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट और पुट इट ऑन होल्ड। तो ऐसे टाइम में वॉर हो गया, राइट हो गया, स्ट्राइक्स हो गए, ऐसे टाइम में कॉन्ट्रैक्ट्स को या तो एंड कर देना चाहिए या तो होल्ड कर देना चाहिए। इस कारण से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं जिनमें फोर्स मेजर क्लास दिया जाता है, रहा जाता है। एक्ट ऑफ गॉड सच एज, अब देखो एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, अब ये एक्ट ऑफ द गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, जैसे कि लॉकडाउन, एंड एक्ट ऑफ द गॉड सच एज फ्लड, साइक्लोन्स आर टिपिकली लिस्टेड अंडर अ फोर्स मेजर क्लॉजेस। ओके, दिस प्रोविजन रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ डिस्प्यूट। अब ये क्यों होता है फोर्स मेजर क्लॉज, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये स्कोप ऑफ डिस्प्यूट को खत्म कर देता है, क्योंकि पहले से ही क्लियर रहता है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आएगी तो हम अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो पार्टीज क्लेम नहीं कर पाती या केस नहीं कर पाती, क्योंकि उनको पता रहता है कि हाँ भाई ऐसी कंडीशन आ गई है, तो इवेंट है, इसमें लिस्टेड है और ये चीज़ हो गई है, तो अब यहाँ पॉसिबल नहीं कि ये व्यक्ति यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाए। आगे मूव करते हैं। एज टू द स्टेटस ऑफ कोविड-19, अब कोविड-19 देखो
या लॉकडाउन देखो एज फोर्स मेजर, कोर्ट शुड इंटरप्रेट द एम्बिगुअस और कैच ऑल टर्म्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एजुस्डेम जेनरिस, यानी कि एक जनरल वर्ड वर्ड्स फॉलो एन इन्यूमरेशन ऑफ थिंग्स, दे अप्लाई टू द थिंग्स ऑफ द सेम जनरल काइंड स्पेसिफिकली मेंशन्ड। अब यहाँ पे बेसिकली ऑथर ने बोला है कि क्या कोविड-19 फोर्स मेजर है भी या नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि कोविड-19 में जो चीज़ें यूज़ की हैं, जो गवर्नमेंट ने बोली, जो कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज़ ने बोली, बिजनेसेस ने बोली, बहुत सारे मीनिंग निकल के सामने आ रहे थे, बहुत अलग अलग मीनिंग से निकल के सामने आ रहे थे। वही एजुस्डेम जेनरिस मतलब कि एक जनरल वर्ड होता है जहाँ बहुत सारी इन्यूमरेशन ऑफ थिंग्स वो मीन कर सकता है। सबसे पहले ऑथर ने बोला कोविड-19 इज नॉट फोर्स मेजोर पर से, इट इज द लॉकडाउन नॉट द वायरस दैट हैज मेड इट इम्पॉसिबल फॉर द एयरलाइंस, होटल्स एंड केटरर्स टू डिलीवर द प्रॉमिस्ड एंड कॉन्ट्रैक्टर्स टू कंपीट प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल। तो ऑथर ने कहा कि ये लॉकडाउन है जिसने कि लोगों को नहीं पूरा करने दिया, ना कि वायरस ने थोड़ी मना किया, ये लॉकडाउन था जिसने कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्रिएट की। तो अंडर सच कंटेक्स्ट इट इज जस्टिफाइड टू यूज द लॉकडाउन एज फोर्स मेजर एंड नॉन परफॉर्मेंस और डिलेड परफॉर्मेंस एज द केस में भी। तो लॉकडाउन को आप जरूर फोर्स मेजोर के रूप में यूज कर सकते हो, ऐसा ऑथर का कहना है। However, the virus and lockdowns have not affected the generation capacity। अब यहाँ पे ऑथर ने दूसरा जो एग्जाम्पल लिया है, आप देखो एक सेक्टर वाइज अपन जाएंगे ऑथर के अकॉर्डिंग। जैसे ऑथर ने सबसे पहले बिजली, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को उठाया कि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, कह रहे हैं प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे लोग थे डिस्कॉम्स वाले जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो ठीक है, ऑथर ने कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूर डिमांड घटी थी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़रूर घटी थी। हाउएवर द वायरस एंड लॉकडाउन हैव नॉट अफेक्टेड द जनरेशन कैपेसिटी ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स। लेकिन क्या पावर प्रोड्यूसर्स की जनरेशन कैपेसिटी घटाई थी? nor they have rendered it impossible for discoms to take off electricity एंड एसेंशियल सर्विस। तो ये दोनों चीज़ें तो मना नहीं की थी, तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल भी थी कि होती रहती। तो देयरफॉर ऑथर ने यहाँ पे क्या है, इन दिस केस अब केस वाइज ये डिसाइड कर सकते हो कि वहाँ पे फोर्स मेजर क्लॉज लगेगा या नहीं लगेगा। तो रिड्यूस्ड डिमांड और द एग्रीमेंट बिकमिंग कॉमर्शियली ऑनरस डज नॉट क्वालिफाई एज फोर्स मेजर इवेंट। तो यहाँ पे डिमांड ज़रूर घटी है, बट डिमांड का घटना फोर्स मेजर इवेंट नहीं है। दिस इज वी शुड अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को लिया और उसके बाद ऑथर ने ये चीज बोली। यहाँ पे दूसरी चीज बताई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में फोर्स मेजर क्लॉज नहीं होता है, देन पार्टीज कैन सीक टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो एक ग्राउंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन होता है जिसमें पार्टीज जो है वो टर्मिनेट कर सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट को। सेक्शन 56 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेगा। सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, 1872 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो कि ये कहता है, और इसका इंटरप्रिटेशन भी सुप्रीम कोर्ट में सत्यव्रत घोष वर्सेस मुंगीराम बांगुर के केस में किया गया था। इट रेंडर्स अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड इफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स मेक परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल और यूजलेस फॉर वन और द अदर पार्टी। अगर परफॉर्मेंस यूजलेस हो जाए किसी एक पार्टी के लिए या दूसरी पार्टी के लिए, या फिर इम्पॉसिबल हो जाए, तो ऐसे में ये सत्यव्रत घोष वर्सेस मुंगीराम बांगुर का केस भी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में इंटरप्रिटेशन भी हुआ है। और सेक्शन 56 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, जो कि बोलता है कि ये फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है ना। लेकिन रेस्टिट्यूशन गोज हैंड इन हैंड विद द यूज ऑफ फोर्स मेजर और फ्रस्ट्रेशन। तो ये जो फोर्स मेजर और फ्रस्ट्रेशन दो क्लॉजेस हमने देखे यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है कि अ सेलर सीकिंग टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट शुड रिटर्न द पेमेंट रिसीव्ड फॉर येट टू बी फुलफिल्ड प्रोमिसेस। तो ऐसा केस होना, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपने पेमेंट रिसीव कर ली है और आपने सर्विस या वो चीज़ प्रोवाइड नहीं की है, तो ऐसे केस में आपको वो पैसा लौटाने की भी ज़रूरत है। लेकिन कुछ जो पार्टीज़ हैं, जैसे कि अभी हमने कैंसर टिकट्स में देखा कि एयरलाइंस ने क्या किया कि उन टिकट्स को कन्वर्ट कर दिया क्रेडिट शेल्स में। उनको उसमें नहीं कन्वर्ट किया कि उनको पैसा अकाउंट में दे दिया जाए, उन्होंने क्रेडिट शेल में कर दिया। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक मूव है, इसको होने से रोकना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन सुप्रीम कोर्ट ने नेहाती जूट मिल्स लिमिटेड वर्सेस हयाली राम जगन्नाथ 1967 के केस में यह हेल्ड किया दैट अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बिकमिंग इकोनॉमिकली आर्डस इज नॉट अ ग्राउंड फॉर अब्सॉल्विंग द पार्टी ऑफ कमिटमेंट। कि किसी कंपनी के लिए अगर ये बोल दे कि यार हमारी तो कंडीशन अब ठीक नहीं है, हम लॉस में जा रहे हैं, घाटे में जा रहे हैं, इसलिए हम इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाएंगे, तो ये एक ग्राउंड नहीं है। नेहाटी जूट मिल्स लिमिटेड वर्सेस हयाली राम जगन्नाथ 1967 केस में ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर
क्लियर की है, ठीक है ना। तो ओयो का जो डिसीजन है टू सस्पेंड पेमेंट्स टू क्लाइंट्स होटल साइटिंग कमर्शियल अनप्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट अ ग्राउंड फॉर फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो ओयो ने अभी डिसीजन लिया है कि वो सस्पेंड कर रहा है पेमेंट टू क्लाइंट्स होटल्स एंड ऑल क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, सो दैट इज नॉट अ ग्राउंड फॉर द फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीज़ समझनी चाहिए। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो इंटीग्रेट प्रॉपर्टी इंश्योरेंस क्लेम, जो जैसे कई लोग अब क्या कर रही हैं, इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, वो इंश्योरेंस क्लेम कर रही हैं कि हमको अभी लॉकडाउन के टाइम में बहुत लॉस हुआ, इस कारण से हमको आप इंश्योरेंस दो। तो ये क्यों नहीं है एक वैलिड ग्राउंड? बिकॉज की जो इंश्योरेंस है वो टूट फूट या डिस्ट्रक्शन को, प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचे, तब उसको वो मानता है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कि ऐसे में वो रिटर्न करेगा इंश्योरेंस का पैसा। लेकिन लॉकडाउन में ऐसा कुछ तो नहीं हुआ ना कि उनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई है, प्रॉपर्टी तो एज इट इज थी, ठीक है, नुकसान जरूर। तो इस कारण से इंश्योरेंस के ऊपर भी हम ऐसे नहीं लगा सकते हैं, उनको नहीं कह सकते कि आप पैसे दो या आप इंश्योरेंस लौटाए। तो दीज विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द फोर्स मेजोर क्लॉज और योर फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको यूज़ करना चाहते हैं और किस तरीके से मतलब उसको ऑथर ने समझाया है सेक्टोरल वाइज। चौथा जो आर्टिकल है एडिटोरियल है वो है फॉर बेटर कंडीशंस ऑफ वर्क। अब यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि माइग्रेंट लेबर जो लौट के आ रहे हैं गांवों में, वो क्या कर सकते हैं कि अपनी कंडीशंस को इंप्रूव कर सकें। तो ऑथर ने सिंपल सा सजेशन दिया है। पहला सजेशन दिया है कि दे कैन फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। दो ही सजेशन दिए गए हैं ऑथर द्वारा। अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या लोकल हब्स बना सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स को, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स या प्राइवेट प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट को अपनी तरह से कोऑपरेटिव, जैसे कि अमूल ने बनाया था ना, अमूल का कोऑपरेटिव चलता है मिल्क के सेक्टर में, नॉले में, तो वैसे ही आप कोऑपरेटिव बना सकते हो, कोऑपरेटिव फॉर द कोऑपरेटिव बना सकते हो नॉर्मल काम करने के लिए। दूसरा, आप कोऑपरेटिव फॉर द सर्विसेज बना सकते हो, कुछ सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप शहरों में भी जाते हैं तो आप कोऑपरेटिव सर्विसेज बना सकते हैं कि टू फॉर्म सर्विस कोऑपरेटिव, जिसको सर्विस कोऑपरेटिव आप बोल सकते हैं। यू कैन गिव इट द टर्म सर्विस कोऑपरेटिव। जैसे हाउसिंग की हो गई, पेंटिंग की हो गई, मैरिज की हो गई, ये अलग अलग चीज़ों को आप बना सकते हैं। तीसरा जो ऑथर ने बोला है वो ये है कि आप यूनियंस बना सकते हैं, यू कैन फॉर्म यूनियंस एज वेल। आप वहाँ पे जाकर के कामों के लिए, वर्क के लिए यूनियन बना सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके के 2-3 सजेशंस ऑथर ने दिए हैं। दिस विल अट्रैक्ट मोर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल एज प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स। आप इस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं। देन ऑथर ने यहाँ कहा दिस इज अ वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टेट्स टू बिल्ड न्यू काइंड ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। एक नया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाने की अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर्स का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहेगा। कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे लेबर्स के फील्ड में, कोई हाउसिंग का लेबर है, कोई फैक्ट्री का लेबर कोऑपरेटिव बना लिया है। तो इस तरीके से आप अलग अलग फील्ड के लिए कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं। दैट विल बी वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी एज वेल, नया स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। इन डिफेंस ऑफ एमपी लैड्स। अब एमपी लैड स्कीम आप सबको पता है कि 2 साल के लिए अभी सस्पेंड कर दी गई है फॉर द ईयर 2021 एंड 2022। तो इन दोनों सालों के लिए एमपी लैड यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें 5 करोड़ रुपए मिलते थे फॉर देयर कंस्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट, एमपीज को दिया जाता था कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट किया जाए, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। तो वहाँ पे अब ऑथर ने सबसे पहले कहा कि सुभाष कश्यप ने अपने पार्लियामेंट में काफ़ी वर्क बताए हैं एमपीज के और पार्लियामेंट का बियॉन्ड योर पॉलिटिकल एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, गवर्नेंस ऑफ द डे, ग्रीवेंस वेंटिलेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, लेजिस्लेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, फर्निशिंग लीडरशिप टू द नेशन। ये सारे फंक्शंस एग्जॉस्टिव हैं एंड इंक्रीमेंटल भी हैं, बढ़ते भी रहते हैं। अब ऑथर का ये कहना है कि एमपी लैड्स को बहुत लोगों ने कहा कि ठीक लिया है, इसको हटा दिया गया, ये करप्शन होता था इसमें, इन सारी चीज़ें। ऑथर ने कहा ये सारे गलत एलिगेशंस हैं और एमपी लैड्स को हटाना एक बहुत गलत चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये एमपीज़ को बेसिकली एमपीज़ का जो बेसिक काम था उससे वो उनको मुक्त कर देता है। एमपीज़ का काम केवल और केवल सेलेक्ट होकर पार्लियामेंट में बैठना नहीं है, बल्कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ओवरऑल डेवलपमेंट देखना भी है। ओके, तो स्कीम बेसिकली लोग कहते हैं कि इसमें करप्शन होता था। तो ऑथर ने कहा दिस इज नॉट सपोर्टेड बाय एम्पेरिकल डेटा। अगर आप देखो तो एमपी लैड्स स्कीम में जो मॉनिटरिंग होती थी, विजिलेंट आइज होती थी, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की रहती थी। इसके बाद दूसरी चीज़ ये होती थी कि द प्रोजेक्ट्स वर इंप्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्रीज गाइडलाइन। दूसरी चीज़ की स्कीम्स अंडर गोज एंड इम्पार्शियल एंड मेटिकुलस ऑडिटिंग, एक प्रॉपर ऑडिटिंग भी होती थी। इसके बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट तभी मिलती थी जब पहली इंस्टॉलमेंट का काम हो जाए पूरी तरीके से और उसको ऑडिट भी प्रॉपर ग्रीन सिग्नल मिल जाए। तो इस कारण से ये एलिगेशन लगाना कि इसमें करप्शन होता था ये गलत है।
दूसरा ऑथर ने बोला द रूलिंग पार्टी चैनल्स पब्लिक मनी टू पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल कंसिडरेशंस एट द एक्सपेंस ऑफ ब्रॉडर पब्लिक इंटरेस्ट। कई बार ये देखा गया है कि रूलिंग पार्टीज क्या करती हैं, पब्लिक मनी का यूज एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में कर देती हैं जहां पे उनको लगता है कि यहाँ ज़्यादा जरूरत है, और बाकी जगहों पे नहीं करती, कि जहाँ पे उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है वहाँ नहीं करते। अमेठी इसका प्रॉपर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। तो एमपी लैट्स में ये चीज़ बेसिकली इस फेवरेटिज्म को ख़त्म किया गया था, क्योंकि हर एमपी को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए पैसा मिलता था, तो ये फेवरेटिज्म कहीं नहीं रह गया, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी बराबर हो जाती थी। सस्पेंशन ऑफ द स्कीम हैज स्नैच्ड अवे दिस लिमिटेड अपॉर्चुनिटी। तो बेसिकली यहाँ से फिर फेवरेटिज्म शुरू हो जाएगा। ऑफ द एमपी लैट्स कॉर्पस 15% जो होता था वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए होता था, 7.5% शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए होता था। मतलब अराउंड 20 लाख ऑफ द एमपी लैट्स फंड पर एनम हैज़ बीन अलॉटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल एज वेल। तो जो डिफरेंटली एबल्ड थे उनको भी मिलता था। तो ये जो सस्पेंशन हुआ एमपी लैट्स का, बेसिकली वो इन डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। SC STs और जो डिसेबल्ड है उनके उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये ऑथर ने बोला है ये कुछ रीजंस हैं कि क्यों एमपी लैट्स स्कीम को दोबारा शुरू करना ज़रूरी है और ये क्यों इंपॉर्टेंट स्कीम है। So these were the 5 editorials for today. I hope you got clarity. That is it for the day. Thank you and have a nice day.